बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम लोग कुछ नया सीखने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोग IS-16 में जितना कुछ पढ़ते रहे हैं ना, वो सारा पीआरसी को हम लोग रिवाइज कर रहे थे। जितना पीआरसी में हम लोग ने चैप्टर नंबर 6 पढ़ा था, उसी को हम लोगों ने आज तक रिवाइज किया। अब से हमारा FR1 स्टार्ट हो चुका है, मतलब न्यू कॉन्सेप्ट, न्यू पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे। उनमें सबसे पहला पॉइंट आ रहा है डी रिकॉग्निशन, मींस दैट डिस्पोजल ऑफ एसिड। अच्छा, इसके लिए ना एक छोटा सा पॉइंट मैं आप लोगों को पहले पढ़ा चुका हूं, और वो था हमारे पास एक्सचेंज ऑफ एसिड। बेसिकली एक्सचेंज ऑफ एसिड क्या था हमारे पास, कि न्यू एसिड परचेज करने के लिए ओल्ड एसिड हम उनको दे देते हैं अपना, तो हमारे पास बन जाता है एक्सचेंज ऑफ एसिड। तो अभी तो ओल्ड एसिड तो डिस्पोज हो ही रहा था। तो बेसिकली ये जो डी रिकॉग्निशन है ना, ये हाफ पार्ट आप लोग पढ़ चुके हो एक्सचेंज ऑफ एसिड्स के अंदर। अब यहां पर जो हम लोग बात करने जा रहे हैं ना, यहां पर सिर्फ डिस्पोजल ऑफ एसिड की बात करने जा रहे हैं। मींस दैट कि सिंपली अपना कोई पुराना एसिड जो अपनी लाइफ कंप्लीट कर चुका हो या हमारे यूज में ना हो, या कुछ भी रीजन हो सकती है, हम उसको जाके सेल कर दें, हम उसको डी रिकॉग्नाइज कर दें, तो उसकी रिकॉर्डिंग हम लोगों ने कैसे करनी है। अच्छा, इन पॉइंट्स को ना हम लोग बड़े ध्यान से जाके पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। कोई भी क्वेश्चन आपके पास आ गया ना IS-16 का, उसने उसमें डिस्पोजल डाल देने हैं। और जब उसने डिस्पोजल डाल दिए तो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, सॉल्यूशन प्रिपेयर करने में थोड़ी सी ज्यादा एफर्ट्स पुट करनी पड़ सकती हैं आप लोगों को। इसलिए बड़े अच्छे तरीके से इसको देखिएगा। देखिए, जब आप लोग अपने पास एसिड्स अकाउंट, रेलिवेंट अकाउंट्स बनाते हैं, तो वो रेलिवेंट अकाउंट्स आपके पास बन रहे होते हैं कुछ इस तरह से। आप लोग अपने पास बनाओगे एक एसिड अकाउंट, उसकी क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट। और आज हम लोग एक न्यू अकाउंट की डिस्कशन करने जा रहे हैं। और ये अकाउंट आप उस टाइम बनाया करोगे जब आप लोग अपने एसिड्स को डिस्पोज करते हो। तो ये कैसे बनेगा? सबसे पहले आप लोगों के पास मौजूद होता है आप लोगों का एसिड अकाउंट, इनकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट। अच्छा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट हम लोग बहुत कम बनाते हैं। वैसे भी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट फॉर द पीरियड एक्सपेंस अपने पास लेकर आता है और उसके क्लोजिंग प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में हो जाएगी। उसका आइडिया हमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट से भी चल सकता है कि हम लोगों ने एक्सपेंस कितना चार्ज किया, क्योंकि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट को जिस अमाउंट से डेबिट किया जाता है, उतनी ही अमाउंट से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट को हम लोग क्रेडिट कर रहे हैं, तो वहां से हमें डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का पता चल सकता है। अब यहां पर देखिएगा, अगर एसिड अकाउंट की बात करें और सपोज दैट कोई सब्सिक्वेंट ईयर है मेरे पास, मतलब इनिशियल ईयर नहीं है, फर्स्ट ईयर आपका बिजनेस नहीं है, क्योंकि अगर फर्स्ट ईयर हुआ तो ओपनिंग नहीं मिलने वाला। मतलब मेरे पास कोई सब्सिक्वेंट ईयर है, बिजनेस को चलते हुए 4 5 6 साल हो चुके हैं, मेरे पास मेरे एसिड्स का अकाउंट आया, तो लाजमी बात है कि उन्होंने मुझे इस एसिड अकाउंट का बैलेंस ब्रॉट डाउन बताना है। बैलेंस ब्रॉट डाउन, और ये कोई ना कोई एक वैल्यू मेरे पास होगी। ऑल राइट, मैं एक जर्नल अकाउंट बनाने जा रहा हूं, तो इस वजह से इसी तरह से वैल्यूज को शो कर देंगे। अगर एसिड्स अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस मौजूद है, तो फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट का भी ओपनिंग बैलेंस मौजूद होगा। ये आप लोगों ने यहां पे रिकॉर्ड कर दिया। फिर उसने आपको बताया फॉर द ईयर सम ट्रांजैक्शन, और उन ट्रांजैक्शंस में क्या ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं? हमारे पास एडिशंस हो सकती हैं और हमारे पास डिस्पोजल ऑफ एसिड्स हो सकती है। अगर हम बात करें ना एडिशंस की, तो एडिशंस को रिकॉर्ड करना कोई मसला नहीं है। सिंपली क्या रिकॉर्ड किया जाता है, एसेट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कैश बैंक
या पेएबल हमारे क्रेडिट्स हो जाएंगे। ऑलराइट, अगर कोई किसी किस्म की कोई भी एडिशन हुई तो हम लोग अपने एसेट अकाउंट को डेबिट कर देंगे अगेंस्ट कैश, बैंक और पेएबल। जब क्वेश्चन साइलेंट हो तो हम लोग बैंक लिख लेते हैं। ऑलराइट, कैश में ट्रांजैक्शन बिजनेस बहुत कम करते हैं, हमेशा बैंकिंग चैनल यूज किया जाता है। और अगर लाइबिलिटी रिकॉर्ड करोगे तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के एक्सट्रैक्ट में फिर लाइबिलिटी भी शो करनी पड़ती है। तो इस वजह से हम लाइबिलिटी ही रिकॉर्ड नहीं करते, हम लोग बैंक के थ्रू उसको पे कर देते हैं। ऑलराइट, अब यहां पर किसी भी किस्म की कोई एडिशन होगी तो इधर रिकॉर्ड कर देते हैं। ये एडिशन एक से ज्यादा भी हो सकती है, कोई मसले वाली बात नहीं, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 10 हो, आपने सीक्वेंस के साथ अकॉर्डिंग टू डेट इन तमाम एडिशंस को रिकॉर्ड कर लेना है अपने पास, कोई प्रॉब्लम। अच्छा, कभी कभी ऐसा होगा कि ये जो ओपनिंग बैलेंस आपके पास मौजूद है, क्या इसमें सिर्फ एक ही एसेट होगा? नहीं, फ्रॉम द डेट व्हेन बिजनेस स्टार्ट्स, उस वक्त से लेकर टू डेट जितने भी मैंने एसिड्स परचेज किए होंगे वो सारे के सारे इसमें मौजूद होंगे। वो 2, 3, 4, 5 कुछ भी एसिड्स हो सकते हैं, उन सब की कॉस्ट को इकट्ठा किया तो मैंने बैलेंस ब्रॉट डाउन के तौर पे अपने पास रिकॉर्ड कर दिया फॉर द ईयर। किसी को कोई डाउट? अच्छा, अब ऐसा हो सकता है कि इन तमाम एसिड्स में मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने ब्रॉट डाउन का सारा बैलेंस नहीं, इनमें से कोई एक ऐसा एसेट होगा, अब वो मुझे बताएगा कि उसकी कॉस्ट कितनी है। क्योंकि मेरा ये जो एसेट अकाउंट है ना, मैं साथ में अगर एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का अकाउंट बनाता हूं तो हमेशा याद रखना एसेट अकाउंट एट कॉस्ट है। एसेट अकाउंट एट कॉस्ट कब? जब साथ में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, मींस दैट कि ये जो ब्रॉट डाउन बैलेंस है ना, ये बेसिकली मेरे तमाम एसेट्स जो आज तक मेरे पास मौजूद हैं उन तमाम की कॉस्ट को शो करता है। अब तमाम एसेट्स एक ही कॉस्ट पर नहीं आ सकते, कोई एसेट 100,000 का होगा, कोई एसेट 80,000 का होगा, कोई एसेट 180,000 का होगा। तो डिफरेंट डिफरेंट मैं प्रीवियस ईयर में रिकॉर्डिंग करता रहा। अब वो मुझे बताएगा कि ड्यूरिंग द ईयर आपका एक एसेट है जिसकी कॉस्ट, अब मुझे कॉस्ट उसकी बता देगा कि भाई उसकी कॉस्ट ये थी, से दैट 50,000 रुपीज। ये डेट ऑफ परचेज बताएगा कि हमने इसको कब परचेज किया था, और वो आपसे कहेगा कि मैं इसको ड्यूरिंग द पीरियड, अब वो डेट ऑफ डिस्पोजल भी बताएगा कि ड्यूरिंग द पीरियड किस दिन डेट ऑफ डिस्पोजल बताएगा। क्योंकि हम लोग जो डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे होते हैं वो डेप्रिसिएशन प्रोपोर्शनेट बेसिस पे जाती है, जो एसेट जितने अरसे के लिए इस्तेमाल करते हैं उसके ऊपर डेप्रिसिएशन उतनी चार्ज करते हैं। एम आई राइट? तो आपको बताएगा कि हम डिस्पोजल किस दिन कर रहे हैं। से दैट अगर मैं डिस्पोजल कर रहा हूं 1 जुलाई, तो फर्स्ट 6 मंथ के लिए मैं उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा, क्योंकि फर्स्ट 6 मंथ तो मैंने ड्यूरिंग द पीरियड उसको यूज किया है। मैं अगर उसकी डिस्पोजल कर रहा हूं से दैट 1 अप्रैल, तो फिर फर्स्ट 3 मंथ के लिए मैं उसकी डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा। तो आपको डेट ऑफ डिस्पोजल भी बताएगा कि भाई डेट ऑफ डिस्पोजल इस दिन हम लोगों ने अपना एक एसेट जिसकी कॉस्ट, वो कोई वैल्यू आपको बता देगा, इतनी थी, और हमने इसको परचेज किया था आज से 3 साल पहले, 4 साल पहले इस डेट को, तो वो हमने डिस्पोज कर दिया। तो डिस्पोज किया होगा तो क्या मुफ्त में गया होगा वो एसेट? नहीं, कभी भी नहीं। हमने उसके अगेंस्ट कोई ना कोई सेल प्रोसीड्स रिसीव की होंगे, तो आपको बताएगा कि हमने वो सेल प्रोसीड्स कितनी रिसीव की है। इतनी सी बात बता के वो खत्म कर देगा इस स्टोरी को। अब आपने इस एसेट को अगर डिस्पोज कर दिया ड्यूरिंग द ईयर और आपका अकाउंटिंग ईयर एंड हो गया, तो क्या 31 दिसंबर को वो एसेट आपके पास है? नहीं। क्या ओपनिंग बैलेंस में वो एसेट आपके पास है? और अगर अब ओपनिंग में भी आपके पास है, एडिशन ऐड करके बैलेंस कैरी डाउन लिख दोगे, फिर तो वो आपके क्लोजिंग बैलेंस का पार्ट बन जाएगा। अब आपने इसको डी रिकॉग्नाइज करना है। डी रिकॉग्नाइज करने से क्या मुराद है कि अपने एसिड्स में से इसको निकाल दो। जब एसिड्स में से निकालोगे तो आपका एसिड अकाउंट कौन सी वैल्यू पर है? कॉस्ट पर है। तो एसिड की कॉस्ट यहां से माइनस करो। ऑलराइट, माइनस करने से क्या मुराद है
कि एसिड अकाउंट को क्रेडिट कर दोगे द कॉस्ट ऑफ डिस्पोज्ड एसिड। एम आई राइट? अब बात ये आती है कि भाई वो कॉस्ट का तो चले पता चल गया, अब यहां पर हम लोग क्या लिखें? तो जब जब भी आप डिस्पोजल करेंगे तो डिस्पोजल के ऊपर या तो आपको होता है गेन या आपको होता है लॉस। अब उस गेन और लॉस को कैलकुलेट किया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर गेन होगा तो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में एज अदर इनकम रिकॉर्ड होगा, लॉस होगा तो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में एज एन एक्सपेंस जाके रिकॉर्ड करना है। तो पहले उसको कैलकुलेट तो करो कि आपके पास इस डिस्पोजल के अगेंस्ट गेन हुआ या लॉस हुआ। तो आपने क्या करना है, यहां से अपना एसिड उठाओगे और इस सिचुएशन में जब डिस्पोजल हो तब एक एडिशनल अकाउंट आप लोग अपने पास बनाओगे और वो अकाउंट कहलाता है आपके पास डिस्पोजल अकाउंट। ये अकाउंट क्या कहलाएगा आपके पास? आपने इस कॉस्ट ऑफ एसिड को जिसको आपने डिस्पोज किया इसको डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे। गॉट इट? तो एक नया अकाउंट आपके पास बन गया डिस्पोजल अकाउंट। अब ये हर टाइम पे जरूरत नहीं होती आप लोगों को, सिर्फ ये उस टाइम पर कीजिएगा जब एसिड्स डिस्पोज हो रहा हो। अब देखें, अब ये जर्नल एंट्री बेसिकली आपके पास क्या बनेगी? ये जो आपने रिकॉर्डिंग की ये जर्नल एंट्री आपके पास क्या बनेगी? डिस्पोजल अकाउंट टू एसिड्स अकाउंट। शाबाश, गुड। अब हम लोग जर्नल एंट्री इसी तरह से पढ़ा करेंगे। तो भाई डिस्पोजल अकाउंट मौजूद है तो डिस्पोजल अकाउंट को डेबिट भी तो करो। किस अमाउंट से? द कॉस्ट ऑफ एसिड से। कॉस्ट ऑफ एसिड से आप इसको डेबिट करोगे, सामने क्या लिखोगे? एसिड अकाउंट। अब डी रिकॉग्निशन की ये पहली एंट्री है कि कॉस्ट ऑफ एसिड को एसिड अकाउंट में से डी रिकॉग्नाइज करना। तो हम लोग क्या किया करेंगे? डिस्पोजल अकाउंट को डेबिट और एसिड अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। बात समझ आ गई सब? अच्छा, जब हम लोग जाएंगे एट द एंड, ये काम तो वह होगा ना ड्यूरिंग द पीरियड। एम आई राइट? अच्छा, अब जब एट द एंड ऑफ द पीरियड भी हम लोग चले गए से दैट, तो हम लोगों ने ना अपने एसिड के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करनी होती है। ओपनिंग बैलेंस डेप्रिसिएशन चार्ज होगी, एडिशन डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। लेकिन क्या ओपनिंग बैलेंस में डिस्पोज्ड एसिड शामिल नहीं है? तो सारे ओपनिंग एसिड्स, सारा ओपनिंग बैलेंस डेप्रिशिएट नहीं होगा पूरे साल के लिए, उसमें से डिस्पोजल अलग कर दोगे। क्यों? क्योंकि बाकी तमाम एसिड ने पूरे साल के लिए डिस्पोज होना है, जबकि डिस्पोजल ने फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ ईयर टू द डेट ऑफ डिस्पोजल एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए होना है। ऑलराइट, तो ओपनिंग में से ये डिस्पोज एसिड हम लोग माइनस कर दिया करेंगे। किसी को कोई डाउट? डेट ऑफ डिस्पोजल तक उसकी डेप्रिसिएशन आ जाएगी आपके पास। आपके पास क्या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का जो ओपनिंग बैलेंस था, क्या इसमें ये जो डिस्पोज एसिड है इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं होगी? मौजूद है। आपने ड्यूरिंग द ईयर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज किया, वो तो आ जाएगा इधर। इसमें डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में भी डिस्पोज्ड एसिड की करंट ईयर की डेप्रिसिएशन शामिल है। ओपनिंग में भी डिस्पोज्ड एसिड की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन शामिल है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में डिस्पोज्ड एसिड की करंट ईयर की डेप्रिसिएशन शामिल है। गॉट इट? इट मींस दैट फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज टू द डेट ऑफ डिस्पोजल आप अपने डिस्पोज एसिड को डेप्रिशिएट कर चुके हो और वो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट में उसकी डेप्रिसिएशन मौजूद है। एम आई राइट? तो जब एसिड ही नहीं रहा तो क्या उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन संभाल के रखोगे? नहीं। तो उसकी जितनी भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हो फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज टू द डेट ऑफ डिस्पोजल, आप उसकी तमाम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करो।
कि आज तक हमने उसको कितना डेप्रिशिएट किया है। तो इसके एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट में से इलिमिनेट करो। मेरी बात समझ आई है? मतलब ये बिल्कुल ऐसा ही है कि मैं अपना मोबाइल फोन सेल करने जा रहा हूं, तो क्या इसका चार्जर मुझे अपने पास संभाल के रखने की जरूरत है? तो इसका चार्जर भी उसके साथ ही दे दूं। अच्छा, आपको घर वाले हॉस्टल में भेजते हैं, तो आपके जितने कपड़े अपने पास घर में रखें, और आपको ऐसे ही हॉस्टल में भेज दें, तो भाई कपड़े भी उनके साथ देख के भेजो। एम आई राइट? तो इधर वही हिसाब है कि भाई जब एसिड नहीं रहा, तो आपने उसकी कैमुलेटेड एप्रिसिएशन का क्या करना है? तो आप उसकी कैमुलेटेड एप्रिसिएशन को भी उधर ही भेजो जहां पर एसिड गया है। तो एसिड कहाँ गया? तो कैमुलेटेड एप्रिसिएशन कहाँ जाएगी? डिस्पोजल के अकाउंट में जाएगी। तो एंट्री क्या बनेगी हमारे पास? अब एंट्री क्या बनेगी हमारे पास? accumulated depreciation to disposal account। शाबाश, accumulated depreciation to disposal। तो आप लोगों ने यहां पे लिखना है डिस्पोजल, और यहां पर आ जाएगी accumulated depreciation account। अच्छा, ये दो काम तो हर हाल में किए जाते हैं कि जब भी डिस्पोजल हो, डी रिकॉग्निशन ऑफ एन एसेट हो, डिस्पोजल अकाउंट डेबिट होगा अगेंस्ट द कॉस्ट ऑफ एसेट, डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट होगा अगेंस्ट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। मतलब एसेट अकाउंट को क्रेडिट करना है अगेंस्ट डिस्पोजल, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट करना है अगेंस्ट डिस्पोजल। जर्नल एंट्री की भी समझ आ गई आप लोगों को? बात क्लियर हो गई? अच्छा देखिए भाई, इसके बाद आपका ये एसिड अकाउंट तो क्लोज हो जाएगा, और यहां से आपको बैलेंस कैरी डाउन मिलेगा। ये जो बैलेंस कैरी डाउन होगा, ये सिर्फ उन एसिड्स के लिए होगा जो अभी आपके पास मौजूद है एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। जो आपके पास एसिड्स मौजूद हैं, ये सिर्फ उनकी वैल्यू होगी। सेम अब जब एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन के अकाउंट को क्लोज करोगे, तो यहां से आप लोगों को मिल जाना है बैलेंस कैरीड डाउन, और ये बैलेंस कैरीड डाउन सिर्फ उन्हीं एसिड्स की एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन है जो एट द एंड ऑफ द पीरियड आपके पास मौजूद है। एनी प्रॉब्लम? अब आके डिस्पोजल अकाउंट को क्लोज करना है। अब डिस्पोजल अकाउंट में ना आपकी दो एंट्रीज हो चुकी हैं। कौन कौन सी? डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, एसिड अकाउंट क्रेडिट। दूसरी, accumulated depreciation account डेबिट एंड डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। बात क्लियर? मैंने आपसे कहा था आपको सेल प्रोसीड्स भी मिली हैं, तो जब सेल प्रोसीड्स मिली होंगी, तो कैश या बैंक अकाउंट तो डेबिट, तो क्रेडिट किसको करना है? अब सेल प्रोसीड्स किसके अगेंस्ट मिली? एसिड के अगेंस्ट। कौन से एसिड के अगेंस्ट? जिसको डिस्पोज कर दिया वो कहां मौजूद है? तो फिर इसकी सेल प्रोसीड भी डिस्पोजल अकाउंट में जाएंगी। मतलब आपने अगर किसी से मिलना हो, तो आप पहले यही पूछोगे ना कि भाई वो कहाँ मौजूद है, वहां पे जाके मिलोगे। तो एसिड जो डिस्पोज किया है वो चला गया डिस्पोजल अकाउंट में, उसकी एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन भी उधर ही भिजवाओ। उससे रेलिवेंट अगर किसी किस्म की कोई सेल प्रोसीड्स हैं, तो वो भी डिस्पोजल अकाउंट में जाएंगी। तो एंट्री क्या बनेगी हमारे पास? कैश या बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे, और डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो आप लोगों ने यहां पे लिखना है कैश या बैंक अकाउंट और डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट, और ये ब्रैकेट में लिख लो सेल प्रोसीड। डन? अच्छा, मोस्टली केसेस में ना सिर्फ ये तीन चीजें होती हैं, और फोर्थ वन बैलेंसिंग वैल्यू आ जाती है। लेकिन हर बार भी ऐसा नहीं होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि इस एसिड को डिस्पोज करने के लिए कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल आ जाती है।
इस एसिड को डिस्पोज करने के लिए कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल आ जाएगी। तो जब कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल मैंने एंटर करनी होगी, तो ऐसा नहीं है कैश या बैंक को क्रेडिट करूंगा, तो ये कॉस्ट किस पर इनकर कर रहा हूं? डिस्पोज एसिड के ऊपर। तो कहां पे जानी चाहिए? डिस्पोजल का। एंट्री क्या बनेगी? डिस्पोजल अकाउंट को डेबिट कर दो, कैश या बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर दो। सामने मैंने ये कॉस्ट लिख दी, मींस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। ऑल राइट। मैंने 4 एंट्रीज आपको बता दी हैं, ये आपको समझ आ गई। अच्छा, ये हर बार ऐसा नहीं होता कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, मोस्टली वो 3 चीजें ही होती हैं। जैसे ही आप ये रिकॉर्ड कर लो, उसके बाद आपने अपने लेजर को क्लोज कर देना है। लेजर की क्लोजिंग का बिल्कुल वैसे ही मेथड कि डेबिट और क्रेडिट साइड्स का टोटल करें, ग्रेटर साइड्स का टोटल दोनों साइड्स पे लिखें, तो आपके पास बैलेंसिंग वैल्यू शॉर्टर साइड के टोटल की तरफ आ जाएगी। तो आपने जैसे ही इसको क्लोज किया, तो कभी कभी आपको डेबिट साइड का टोटल ज्यादा मिलेगा, तो वही टोटल क्रेडिट साइड पे लिखोगे, तो बैलेंसिंग वैल्यू कहां पर आ जाएगी? क्रेडिट साइड पर। और ये बैलेंसिंग वैल्यू है प्रॉफिट और लॉस। बात क्लियर? तो आप लोगों ने आकर ये अमाउंट यहां पे लिखा। अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आ गया, तो आप लोगों ने ये प्रॉफिट और लॉस बैलेंसिंग वैल्यू जाके रिकॉर्ड करनी है ऑन। अच्छा, इन दोनों में से कोई सी एक आएगी, और ये दोनों नहीं आ सकती बैलेंसिंग वैल्यू के तौर पर। या तो प्रॉफिट और लॉस काउंट डेबिट हो रहा होगा, या प्रॉफिट और लॉस काउंट क्रेडिट। अच्छा, आपने ये नहीं देखना कि डिस्पोजल अकाउंट क्या हो रहा है, आपने ये देखना है कि प्रॉफिट और लॉस अकाउंट क्या हो रहा है। अगर मैं आपको यहां पर कहूं, तो आप मुझे क्या बता सकते हैं कि प्रॉफिट और लॉस अकाउंट डेबिट हो रहा है या क्रेडिट? डेबिट। डेबिट हो रहा हो तो एक्सपेंसेस को शो करता है। प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का डेबिट होना किस चीज को शो करता है? और यहां पर हमारे एक्सपेंस का क्या नाम है? लॉस ऑन डिस्पोजल। अगर डिस्पोजल अकाउंट की क्रेडिट साइड पर प्रॉफिट और लॉस अकाउंट आ गया, तो ये लॉस ऑन डिस्पोजल को शो करेगा। और अगर यहां पर देखें, तो मेरे पास प्रॉफिट और लॉस अकाउंट डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट है तो इनकम को शो करेगा। और डिस्पोजल के केस में मेरी इनकम क्या होती है? गेन ऑन डिस्पोजल। तो अगर डिस्पोजल अकाउंट की डेबिट साइड पर बैलेंसिंग वैल्यू आ गई, तो ये गेन ऑन डिस्पोजल को शो करेगा। आई होप कि मेरी ये बात आप सब बच्चों को समझ आ चुकी है। बात क्लियर हो गई? अच्छा, अब एग्जाम में बैठे हुए वो अक्सर ऐसा होता है कि हमसे क्या देता है कि भाई डिस्पोजल के ऊपर मुझे प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करके दो। अब सिर्फ अगर बात है ना इतनी कि भाई डिस्पोज एसेट के ऊपर प्रॉफिट और लॉस कितना है, आप ये लेजर अकाउंट बनाकर उसे बता सकते हैं, लेकिन साथ में फिर आप एक स्टेटमेंट लिख दीजिएगा नीचे, या बिल्कुल क्वेश्चन जहां पे लिखा है उसके स्टार्ट में, द लॉस ऑन डिस्पोजल या गेन ऑन डिस्पोजल इज ऑफ रुपीज दिस, जो भी ये बैलेंसिंग वैल्यू है। और हमें कैसे पता चला, इसको वर्किंग में जाके लिख दीजिएगा कि मैंने इस तरह कैलकुलेट किया। बात समझ आ गई? जब आपसे ये कह दे कि भाई मुझे डिस्पोजल अकाउंट ही बना कर दो, तो ये डिस्पोजल अकाउंट है जो आपने बना कर दे। लेकिन अगर वो आपसे कह दे कि भाई मुझे जर्नल एंट्रीज बना कर दो, तो मैंने अगर यहां पर देखे ना, तो इन टोटल 5 एंट्रीज बन रही हैं। मतलब प्रॉफिट और लॉस में से तो कोई एक आएगी ना, तो ये 5 बन गई। हाँ, दोनों जो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट की अगर लॉस की एंट्री लिखेंगे, तो गेन की एंट्री उसका रिवर्सल हो जाती है। अब ये वाली अगर मैं एंट्री की आपको बात करूं, तो हमेशा याद रखिएगा कि भाई लेजर्स के अंदर सिर्फ बैलेंस ब्रॉट डाउन और कैरीड डाउन की एंट्री नहीं होती, बाकी तमाम एंट्रीज होती हैं। प्रॉफिट और लॉस अकाउंट की एंट्री होती है। तो ये एंट्री आपके पास क्या बन रही है? प्रॉफिट और लॉस अकाउंट डेबिट एंड डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। कब? जब एसिड के ऊपर हमें लॉस, तो जब गेन हो तो डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, और प्रॉफिट और लॉस अकाउंट क्रेडिट। ये जर्नल एंट्री बन गई। तो ये तो मेरे पास 5 जर्नल एंट्रीज बन रही हैं। तो क्या मैं 5 एंट्रीज बना के दूंगा? नहीं।
अब मैंने क्या करना है, मैंने इन 5 एंट्रीज की ना एक कंबाइंड एंट्री बना लेनी है। इन 5 एंट्रीज की एक कंबाइंड एंट्री बना लेनी है, और वो डिस्पोजल की कंबाइंड एंट्री है। तो डिस्पोजल, आपको याद है मैंने एक्सचेंज ऑफ एसिड की एंट्री आपको बताई थी। तो ये डिस्पोजल की हमारे पास एंट्री क्या बनेगी। अब आप ये देखो कि एसिड को डिस्पोज करते हुए हम किन किन चीजों को डेबिट कर रहे हैं और हम किन किन चीजों को क्रेडिट कर रहे हैं। इसमें खुद डिस्पोजल शामिल नहीं है। ऑलराइट है। आपको याद है जब एक्सचेंज ऑफ एसिड हुआ था, तो मैंने आप लोगों से कहा था कि जो एसिड डिस्पोज कर रहे हो तो लाजमी बात है एसिड अकाउंट क्रेडिट होगा। बात याद आई। तो मैंने आपसे कहा था कि आप लोगों ने जाकर अपने एसिड अकाउंट को क्रेडिट कर देना है। ऑलराइट। तो जैसे ही एसिड अकाउंट क्रेडिट होगा तो उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट डेबिट। तो जाकर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट को डेबिट कर देंगे। मुझे लिखने दें, उसके बाद आप लिखिएगा, पहले सुन लें। ये बात समझ आ गई। जब भी डिस्पोजल करेंगे सबसे पहले एसिड अकाउंट में से एसिड निकाल दो। जैसे ही एसिड निकालेंगे तो फिर एसिड अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो उसकी एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन को भी खत्म करो। और जब एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन को खत्म किया तो एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। फिर इसके अगेंस्ट आपको सेल प्रोसीड्स मिलेगी। सेल प्रोसीड्स मिल रही है तो हमेशा कैश या बैंक अकाउंट डेबिट होगा। सेल प्रोसीड। और अगर आप किसी किस्म की कोई कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल कर रहे हैं तो कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। ये चीजें हैं जो आप लोगों ने स्टार्ट में लिखनी होती। अक्सर मैं अपने बच्चों से कहता हूं कि अब देखो भाई, अब बैलेंसिंग वैल्यू आएगी प्रॉफिट और लॉस। वो डेबिट साइड पे भी जा सकते हैं और वो क्रेडिट साइड। तो आप ना जर्नल एंट्री की ये जो मिडल की लाइन है ना, ये खाली छोड़ा करें। अब बैलेंसिंग वैल्यू जो भी आएगी आप इस मिडल की लाइन में जाके लिख रहे हैं। अगर प्रॉफिट और लॉस अकाउंट डेबिट हो रहा है तो आप लोग यहां पर आओगे प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, और यहां पर ये एंट्री रिकॉर्ड कर। बात समझ आ गई। इन केस अगर आपके पास ये बैलेंसिंग वैल्यू दूसरी साइड पे मूव कर रही है तो आप लोग आकर इसको कुछ यूं लिख देना, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, और ये बैलेंसिंग वैल्यू इधर आ गई। अब वो लाइन भी फिल हो गई और आपकी जर्नल एंट्री भी कंप्लीट हो चुकी है। अब प्रॉफिट और लॉस अकाउंट डेबिट या क्रेडिट में से किसी एक जगह पे जाएगा। मेरी बात समझ चुके होंगे आप सब। क्लियर। अगर ये डेबिट साइड पर हुआ प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, जैसे अभी हम लोगों ने पहले किया था, तो ये किस चीज को शो कर रहा है। शाबाश, ये यहां पर आ गया तो ये लॉस को शो करेगा। और अगर ये क्रेडिट साइड पर आ गया बैलेंसिंग वैल्यू लेकर तो ये गेन को शो करेगा। गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड एसेट। तो यहां पर नरेशन क्या बनेगी। डिस्पोजल ऑफ एसेट। और इसको आप लोगों ने जाकर अंडरलाइन कर देना है। ये है डिस्पोजल की कंबाइंड जर्नल एंट्री। किसी को कोई प्रॉब्लम। अच्छा, अब आते हैं आपकी बुक की तरफ। आप लोगों ने इसको रिकॉर्ड कर लिया। अगर किसी ने नहीं किया तो जल्दी से इसको रिकॉर्ड कर लें। हम लोग डिस्कस कर रहे थे डी रिकॉग्निशन, और जहां पे देखें कहते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एंड कैलकुलेशंस, द कैरिंग अमाउंट ऑफ एन एसेट ऑफ एन आइटम ऑफ पीपी शैल बी। बिल्कुल सही बात है, मैं भी तो कैरिंग अमाउंट को ही डी रिकॉग्नाइज कर रहा हूं। कैसे। कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन। तो उसकी कैरिंग अमाउंट ना बन गए।
फिर देखो कब डी रिकॉग्नाइज करना है, पहली सिचुएशन ऑन डिस्पोजल और कॉमन सिचुएशन कि हम जब अपने एसिड को सेल करते हैं तो हम लोगों ने जाकर इसको डी रिकॉग्नाइज कर। दूसरी सिचुएशन कहते हैं जब आपको ये पता चल जाए कि अब आप इस एसिड से किसी किस्म के कोई फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स नहीं लेने वाले तो उसको डी रिकॉग्नाइज कर दो। आपको याद है रिकॉग्निशन क्राइटेरिया क्या था? पहला पॉइंट, when future economic benefits will flow to the entity। और जब आपको ये रियलाइज हो जाए कि अब इस एसिड से मजीद फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आपको नहीं मिलने वाले तो डी रिकॉग्नाइज कर दो उसको। बात क्लियर? और क्या कहते हैं, आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम इट्स यूज और डिस्पोजल। ये दो सिचुएशन हैं जब आप अपने एसिड को डी रिकॉग्नाइज करते हो। फिर क्या कहता है, कहते हैं डेट ऑफ डिस्पोजल इज व्हेन receipts obtain recipients obtains। कहता है आप लोगों ने डिस्पोजल की डेट क्या कंसीडर करनी है, बेसिकली ओनरशिप देखा जाता है कि अगर जो एसिड को लेके जा रहा है अगर कंट्रोल उस तक पहुंच गया, मतलब उसकी मलकियत में चला गया वो एसिड, तो वो आपकी डेट ऑफ डिस्पोजल होगी। मतलब ये हो सकता है कि मेरा एसिड यहाँ पे मौजूद है, मैंने उसको डिस्पोज किया किसी दूसरी सिटी के अंदर, तो दूसरे उस रेसिपिएंट तक पहुंचते पहुंचते उस एसिड को 10 दिन लग गए, 1 महीना लग गया, तो वो 1 महीने की चार्ज डेप्रिसिएशन एक्सपेंस वो चार्ज करे या मैं चार्ज करूं, तो देखा जाएगा कंट्रोल किसके पास। हो सकता है डिलीवरी मेरे जिम्मे हो कि भाई मैं आपके घर तक पहुंचाऊंगा, जब उसके घर तक पहुंचाऊंगा मतलब जो भी लोकेशन होगी, हो सकता है तब वो उसका मालिक बने, हो सकता है डिलीवरी उसके जिम्मे हो। जब उसके जिम्मे होगी तो जैसे ही मैं उसको हैंड ओवर करूंगा बस कंट्रोल उसके पास पहुंच गया है, तब मेरी तरफ से डी रिकॉग्निशन हो जाएगी। लेकिन अगर रास्ते में है, डिलीवरी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तो जब तक उस तक पहुंच नहीं जाता ना तब तक मैं डिस्पोजल रिकॉर्ड नहीं कर सकता, वो एसिड मेरा ही रहेगा। ऑल राइट, तो कंट्रोल ऑन एसिड्स देखा जाता है, जिसका कंट्रोल होगा डेप्रिशिएट उसी ने करना है, वो एसिड उसी की मलकियत में। जैसे ही कंट्रोल ट्रांसफर हो जाए आपने अपने पास डिस्पोजल रिकॉर्ड कर देना है, डी रिकॉग्नाइज कर देना। एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट वन कहते हैं इन केस पार्ट ऑफ एन एसिड इज रिप्लेस्ड। अक्सर ऐसा होता है कि पूरे का पूरा एसिड हम रिप्लेस नहीं करते, मतलब कोई ह्यूज प्लांट एंड मशीनरी है और उस पूरे प्लांट एंड मशीनरी को हमने नहीं रिप्लेस किया, हमने उसमें कुछ अमेंडमेंट्स कर दी, कुछ उसकी मशीनरी को चेंज कर दिया, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करता है, कहते हैं न्यू पार्ट इज, कहते हैं जो न्यू पार्ट आ रहा है ना उसकी जगह पे उसको रिकॉग्नाइज कर देना। और क्या रिकॉग्नाइज करने से क्या मुराद है, एसिड की कॉस्ट का पार्ट बना देना। एंड द रिप्लेस्ड ओल्ड पार्ट इज derecognized regardless of whether the replaced part had been depreciated separately। अब लास्ट टाइम में हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारे पास कोई बड़े बड़े एसिड्स वगैरह मौजूद हों जिनकी सिग्निफिकेंट अमाउंट्स हो हर कंपोनेंट पार्ट की और लाइफ भी डिफरेंट हो, तो हम लोगों ने कहा था हर कंपोनेंट को अलग अलग से डेप्रिशिएट करेंगे। लेकिन हमारा एक एसिड ऐसा मौजूद है जिसको हम लोग कंपोनेंट्स में डेप्रिशिएट नहीं कर रहे, एज अ होल डेप्रिशिएट कर रहे हैं। उसमें अगर कोई ऐसा हमारे पास कंपोनेंट है जो हम लोगों ने रिप्लेस कर दिया, तो कहते हैं ओल्ड कंपोनेंट को आपने डी रिकॉग्नाइज कर देना है और जो न्यू कंपोनेंट आपके पास आएगा वो आप लोगों ने रिकॉग्नाइज करना है, कैपिटलाइज कर देना है उसको। और कहता है कि चाहे आप इस कंपोनेंट को अलग से डेप्रिशिएट करते थे या नहीं करते थे, दोनों सिचुएशंस में ओल्ड कंपोनेंट डी रिकॉग्नाइज उसका डिस्पोजल और न्यू कंपोनेंट को रिकॉग्नाइज करोगे। ऑलराइट, नेक्स्ट वन इज कहते हैं इफ इट इज नॉट प्रैक्टिकेबल फॉर एन एंटिटी टू डिटरमिन द कैरिंग अमाउंट ऑफ द रिप्लेस्ड पार्ट। अब देखो रिप्लेस्ड पार्ट को जब भी डी रिकॉग्नाइज करोगे तो हमेशा उसको उसकी कैरिंग अमाउंट के ऊपर करोगे। तो कहता है कि अगर ये आपके लिए प्रैक्टिकेबल ना हो
कि उसकी कैरिंग अमाउंट क्या है, तो इट मे यूज द कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट एज एन indication of what the cost of the replaced part was at the time it was acquired, और तो आपने ये देखना है कि जब हम लोगों ने इस एसेट को परचेज किया था उस टाइम पर इस रिप्लेस्ड पार्ट की कॉस्ट क्या है। ऑलराइट, तो उसके मुताबिक आपको आइडिया हो जाएगा कि उसकी कैरिंग अमाउंट कितनी है। अब नेक्स्ट देखें, कहते हैं गेन और लॉस is recognized in profit or loss, however gain is not classified as, आपने उस गेन को ना रेवेन्यू नहीं बनाना, मतलब मेन इनकम का पार्ट नहीं बनाना, अदर इनकम का पार्ट बनाना है। तो रेवेन्यू या सेल्स में नहीं लेके चले जाना इसको। इट इज प्रेजेंटेड एज, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट के बाद रिकॉर्ड करोगे, ग्रॉस प्रॉफिट की कैलकुलेशन से पहले रिकॉर्ड नहीं कर सकते। अब गेन कैसे आएगा? देखिए भाई, गेन को जब भी कैलकुलेट करना हो ऑन द बेसिस ऑफ कैरिंग अमाउंट किया जाएगा, मतलब नेट बुक वैल्यू ऑफ द एसेट। आपने ये देखना है कि एट द डेट ऑफ डिस्पोजल आपके एसेट की कैरिंग अमाउंट कितनी है, क्या ये तो आपको पता चल जाएगी ना। अब से दैट आपके एसेट की कैरिंग अमाउंट है 20,000 रुपीज अकॉर्डिंग टू यू, लेकिन क्या ये जरूरी है कि मार्केट में वो 20,000 का ही जाए, और वो चला गया 15,000 रुपए का, क्या आपको गेन हुआ? नहीं, क्या हुआ? लॉस हो गया। मींस दैट कि अगर आपके एसेट की कैरिंग अमाउंट ज्यादा है सेल प्रोसीड से, तो आप लोगों को लॉस हो जाए। Am I right? तो गेन कब होगा? कि जब 20,000 रुपए का एसेट 20 से ज्यादा रुपीस में चला जाए, 25,000 रुपए में चला गया है, अब मुझे 5,000 रुपए का गेन हो जाएगा। बात क्लियर हुई? तो क्या कहता है कि गेन और लॉस के लिए नेट सेल प्रोसीड्स देखना। नेट सेल प्रोसीड से क्या मुराद है? सेल प्रोसीड्स माइनस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, इसमें से कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट एट द डेट ऑफ डिस्पोजल, ओपनिंग कैरिंग अमाउंट नहीं और ना ही क्लोजिंग, कब की कैरिंग अमाउंट? एट द डेट ऑफ डिस्पोजल। सेल प्रोसीड्स में से लेस कर देना, आंसर आए पॉजिटिव तो है गेन, आंसर आए नेगेटिव तो है लॉस। क्लियर हो गई बात? अच्छा अब देखें, कहते हैं नेट डिस्पोजल प्रोसीड्स कैसे आएंगी? कैश रिसीव्ड प्लस न्यू एसिड रिसीव्ड, अगर एक्सचेंज ऑफ एसिड हो रहा है तो न्यू एसिड रिसीव्ड माइनस कैश पेड, अगर आप लोग किसी किस्म का कोई कैश पे कर रहे हो, माइनस डिस्पोजल कॉस्ट, क्योंकि जब न्यू एसिड रिसीव करोगे एक्सचेंज ऑफ एसिड, तो हमेशा आप लोग रिसीव नहीं करते थे पैसे, आप लोग पे भी करते थे। तो वो दोनों सिचुएशंस को हैंडल कर रहा है। अब ऐसा भी हो सकता है कि मेरे पास कोई एसिड आया ही नहीं, मतलब मैंने एक्सचेंज ट्रांजैक्शन नहीं की, मैंने सिंपल डिस्पोजल की, तो मैं क्यों पे करूं? एसिड भी मैं अपना दूं और पे भी मैं करूं, ये तो नहीं हो सकता। तो फिर नेट डिस्पोजल प्रोसीड कौन सी है? रिसीव्ड माइनस डिस्पोजल, और अगर एक्सचेंज ऑफ एसिड होगा तो ये वाला फॉर्मूला है। बात क्लियर? फिर देखें कैरिंग अमाउंट, कैरिंग अमाउंट क्या होती है? कॉस्ट माइनस माइनस, ये बात आपको पहले से पता है। नेक्स्ट वन कहते हैं कैश टू बी पेड इन एक्सचेंज, इन एक्सचेंज में कितना कैश पे करूं, तो उसके लिए क्या कहा गया है कि आप देखो न्यू एसिड की आप कौन सी वैल्यू एग्री करते हो कि भैया न्यू एसिड आपको कितने का मिलेगा, आपने उसके अगेंस्ट ट्रेड इन वैल्यू क्या ली। अब ट्रेड इन वैल्यू क्या होती है? ओल्ड एसिड आपके न्यू एसिड की कॉस्ट में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, ओल्ड एसिड आपके न्यू एसिड की कॉस्ट में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो उस ओल्ड एसिड के लिए ट्रेड इन वैल्यू कहलाती है। क्या मतलब? मेरा न्यू एसिड है 60,000 रुपए का, न्यू एसिड है 60,000 रुपए का, जबकि मैंने पे किया है 40,000 रुपए,
उस न्यू एसिड को लेने के लिए, साथ में मैंने अपना ओल्ड एसिड दे दिया। मेरा ओल्ड एसिड कितने में गया है? ये 20,000 रुपये उसकी ट्रेड इन वैल्यू, 40,000 रुपये कैश में गए, और मेरे ओल्ड एसिड ने न्यू एसिड में कितना कंट्रीब्यूट किया? 20,000 रुपीज का। ये 20,000 रुपीज मेरे एसिड्स की, ओल्ड एसिड की ट्रेड इन वैल्यू। बात क्लियर हो गई? अच्छा, ट्रेड इन अलाउंस भी इसे कहा जाता है। तो अक्सर वो आपको क्वेश्चन में जरा क्वेश्चन घुमा के देता है, तो आपसे कह देता है न्यू एसिड फेयर वैल्यू इज 60,000 रुपीज एंड द ट्रेड इन अलाउंस इज 20,000 रुपीज। ये नहीं बताता कैश पेड या रिसीव। तो अब आपने ये देखना है भाई, 60,000 रुपए का अगर एसिड है और पुराना एसिड 20,000 रुपए में जा रहा है, ट्रेड इन अलाउंस दे रहा है, तो मैंने कैश पे कितना किया होगा? 40,000 रुपीज। आई होप के फाइंड कर लेंगे आप लोग। अब इसने इधर बताया ट्रेड इन वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ ओल्ड एसिड एग्रीड इन द एसिड एक्सचेंज। चलें जल्दी से एग्जांपल नंबर 17 को देखें, एग्जांपल नंबर 18 को देखें। एग्जाम्पल नंबर 18 में गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल आपने मुझे कैलकुलेट करके देना है। 17 एक सिंपल सी एग्जाम्पल है, वो तो आपको समझ आ जाएगी, लेकिन 18 आप लोगों ने मुझे सॉल्व करके देनी है। जल्दी करें, कैलकुलेट गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल। एग्जाम्पल नंबर 17 सिंपल सी एग्जाम्पल थी, कहते हैं कैलकुलेट गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ द अबव। अच्छा यहां पर देखें ना, नॉन करंट एसेट ओरिजिनली कॉस्ट कितनी? एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन। तो क्या मैं इसकी कैरिंग अमाउंट फाइंड कर नहीं सकता? अच्छा फिर क्या कहते हैं, एसिड इज नाउ सोल्ड फॉर रुपीज, डिस्पोजल कॉस्ट इज, तो नेट सेल प्रोसीड क्या होंगी? 17,500। अच्छा देखो भाई, जब वो आपसे ये कह रहा है ना कैलकुलेट द गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल, तो जर्नल एंट्री या लेजर अकाउंट आप दोनों से फाइंड कर सकते हो, लेकिन बेसिकली गेन या लॉस ऑन डिस्पोजल का फार्मूला उसने क्या बताया है? कहता है नेट सेल प्रोसीड्स लेस कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट। तो आपने पहले लिखना था नेट सेल प्रोसीड्स, और नेट सेल प्रोसीड के लिए आपने लिख देना था 18,000 माइनस 500, कुछ इस तरह से। फिर आपने लिखना था कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट, और कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट कैसे आ जानी थी? 75,000 माइनस 51,000 इज इक्वल टू 24,000। अब 24,000 का एक एसेट आप दे रहे हैं 17,500 में, तो अब आपने लिखना था गेन स्लैश ब्रैकेट में लिखते लॉस ऑन डिस्पोजल इज इक्वल टू 17,500 माइनस कैरिंग अमाउंट 24,000। आंसर नेगेटिव में आ गया तो ऑटोमेटिकली किस चीज को शो कर देगा? लॉस ऑन डिस्पोजल को। मतलब ये एक प्रॉपर मेथड है, आप इस तरह कर सकते हो, फिर कोई जर्नल एंट्री या लेजर बनाने की जरूरत नहीं है। इवन कि अगर आप चाहें आप इधर भी अपना लेजर अकाउंट बना सकते हैं, आप चाहें आप जर्नल एंट्री भी बना सकते हैं। क्लियर? लेकिन एज सच क्वेश्चन में इन दोनों की रिक्वायरमेंट्स नहीं थी। रिक्वायरमेंट किस चीज की थी? गेन और लॉस, हमने वही जाके कैलकुलेट कर दिया। ओके हो गई बात? और अगर बना भी दो तो उसने मना भी तो नहीं किया हुआ था ना, तो आपको गलत नहीं करेगा। आंसर उसने वैल्यू चेक करनी है। अब नेक्स्ट देखें, इसमें भी बिल्कुल ऐसे ही है, गेन और लॉस, लेकिन इसमें क्या कहता है? ओल्ड मशीनरी की कॉस्ट कितनी है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी, तो उसकी कैरिंग अमाउंट क्या बन जाएगी? 70,000। कैश रिसीव्ड इन एक्सचेंज, अब मतलब ये तो एक्सचेंज ऑफ एसिड आ गई हमारे पास। एक्सचेंज ऑफ एसिड के लिए जर्नल एंट्री हम लोगों ने पढ़ी हुई है, ये डिस्पोजल की एंट्री की तरह ही है। जैसे अभी ये डिस्पोजल की एंट्री थी, सिर्फ फर्क क्या है? एक चीज एडिशनल डेबिट हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ न्यू एसिड। कॉस्ट ऑफ न्यू एसिड वो डेबिट हो जाएगी, बाकी सारा काम बिल्कुल ऐसा ही। तो एक्सचेंज ट्रांजैक्शन बन जाएंगे। अगर कॉस्ट ऑफ न्यू एसिड को डेबिट नहीं करते तो डिस्पोजल, अगर कॉस्ट ऑफ न्यू एसिड को डेबिट करते हो तो एक्सचेंज ऑफ एसिड। मतलब है वो भी डिस्पोजल, लेकिन थ्रू एक्सचेंज। एनी प्रॉब्लम? अच्छा अब देखिएगा, कहते हैं हमने कैश रिसीव किया इन एक्सचेंज 18,000 का, कॉस्ट ऑफ न्यू इक्विपमेंट एक्वायर्ड इन एक्सचेंज, और उसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास? 60,000। साथ में 18,000 भी हमने रिसीव किया।
फिर क्या है, कमीशन पेड टू द ब्रोकर, और हमने ब्रोकर को कितनी अमाउंट पे की। फिर अच्छा चले, वैसे जर्नल एंट्री से हम लोग इसको फाइंड कर सकते थे, इजीली फाइंड हो जाता, लेकिन अगर हम इसके मेथड के मुताबिक चलें तो उसने पहले क्या कहा था, उसने आप लोगों से कहा है कि आप नेट सेल प्रोसीड्स बताएं। नेट सेल प्रोसीड्स की वैल्यू उसने आपको क्या बताई थी, उसने कहा था कि अगर आपने किसी किस्म का कोई कैश रिसीव किया, तो वो, क्या हमने कोई कैश रिसीव किया, यस, 18,000 प्लस न्यू एसिड, न्यू एसिड की वैल्यू 60,000, 18 प्लस 60 78,000 लेस कैश पेड, हमने 3,000 रुपए पे किए हैं, ऐसे ही है, मतलब वो डिस्पोजल कॉस्ट जो पे की है, जहां पर ये देखें इन दोनों में से ना कोई सी एक चीज आएगी, तो अब इसमें से ही आ गया, तो ये नहीं आने वाला, क्लियर। हाँ, डिस्पोजल कॉस्ट आ गई कितनी, तो 18,000 प्लस 60,000 माइनस 3,000 इज इक्वल टू 75,000। 75,000 इज द नेट सेल प्रोसीड, तो कैरिंग अमाउंट हमारे पास कितनी आ रही है, 70,000, तो 75,000 लेस 70,000 इज इक्वल टू 5,000 गेन ऑन डिस्पोजल। एनी प्रॉब्लम। देखो भाई, ये जो लेजर और जर्नल एंट्रीज है ना, ये थी बचपन की बात है, जब हमें कुछ नहीं समझ आ रहा था, तो हम लोग ना उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं, और वो क्या है, थ्रू लेजर और जर्नल एंट्रीज। लेकिन जब इस लेवल पे पहुंच जाते हैं ना, तो फिर हम लोग काम कुछ इस अंदाज से करना शुरू कर देते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि आपको इन तीनों मेथड में से किसी भी मेथड में कोई इशू होगा। अब बात करते हैं वो जर्नल एंट्रीज की, डिस्पोजल की। अब ये जर्नल एंट्रीज मैं वन बाय वन आपको पहले ही बता चुका हूं। जैसे सबसे पहले क्या कहता है, ट्रांसफर द कॉस्ट ऑफ नॉन करंट एसेट डिस्पोज, तो जनरल एंट्री क्या बनेगी हमारे पास, डिस्पोजल अकाउंट टू प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट, मतलब एसेट अकाउंट। फिर क्या कहता है, ट्रांसफर द एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट डिस्पोज, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टू डिस्पोजल अकाउंट। फिर क्या कहते हैं, डिस्पोजल प्रोसीड, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डिस्पोजल और पार्ट एक्सचेंज, कुछ भी इस तरह का, तो जब रिसीव कर रहे हैं तो कैश डेबिट और डिस्पोजल क्रेडिट। बात क्लियर। नेक्स्ट वन इज, कहते हैं पार्ट एक्सचेंज, मतलब अगर एक्सचेंज ट्रांजैक्शन है और हम एसिड रिसीव कर रहे हैं, तो फिर एसिड डेबिट होगा, लेकिन उस एसिड के अगेंस्ट ना तो कैश जाएगा, ना बैंक जाएगा, ना पेएबल जाएगा। अब एक किस्म की है तो एडिशन। एडिशन के लिए हम लोगों ने क्या कहा था कि जब भी एसिड की एडिशन होगी, या तो एसिड अकाउंट तो डेबिट हो गया, क्रेडिट कौन होगा, कैश, बैंक या पेएबल। लेकिन अगर ये एडिशन हो रही है थ्रू एक्सचेंज ट्रांजैक्शन, तो ना तो कैश, ना बैंक, और ना ही पेएबल, तो फिर डिस्पोजल, डिस्पोजल अकाउंट के थ्रू आ रहे हैं ना, तो फिर सामने क्या चला जाएगा, डिस्पोजल। ये बात समझ आ गई सब बच्चों को, कोई प्रॉब्लम। नेक्स्ट वन इज डिस्पोजल कॉस्ट इनकर्ड। कॉस्ट इनकर्ड तो बात कंफर्म हो गई भाई, कैश या बैंक क्रेडिट, लेकिन किसके लिए, डिस्पोजल के लिए, तो डिस्पोजल अकाउंट डेबिट। डन। नेक्स्ट वन इज कैश पेड इन पार्ट, पेड तो मतलब कैश, क्रेडिट कब, थ्रू डिस्पोजल। पार्ट एक्सचेंज भी तो डिस्पोजल अकाउंट ही है ना। अच्छा नेक्स्ट देखें, गेन ऑन डिस्पोजल। अब जैसे गेन हुआ ना, तो मतलब जाएगा तो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में, तो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को क्रेडिट कर, तो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट क्रेडिट, तो डिस्पोजल अकाउंट। अब अगर आप डिस्पोजल का सोचते हैं तो शायद आप गलती कर देते हैं, तो जब आप लॉस और गेन के लिए प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को सोचोगे ना, तो आप गलती नहीं करने वाले। पता हो डिस्पोजल से रहा है, डिस्पोजल या तो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, लेकिन अगर गेन है तो पता चल गया अभी क्रेडिट नेचर है, तो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और डिस्पोजल को डेबिट। और अगर लॉस हो गया तो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट डेबिट और डिस्पोजल अकाउंट। मेरा नहीं ख्याल के कोई इशू है आप में से किसी भी स्टूडेंट को, जी शाबाश, गुड। अब ये एंट्रीज आ गई,
क्या सेम वही क्वेश्चन ही है जो अभी थोड़ी देर पहले आपने किया है? अच्छा, उधर पहले उसने सेम सिंपल मेथड बताया था गेन के लिए। क्या आप लोगों ने क्या करना है, नेट सेल प्रोसीड माइनस कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट, उसने गेन और लॉस कैलकुलेट करके दे दिया, क्योंकि उससे पहले उसने जर्नल एंट्रीज बताई ही नहीं थी। ऐसे ही था ना, आज उसने आपको जर्नल एंट्रीज बता दी हैं। तो अब सेम रिक्वायरमेंट है, लेकिन क्या कहते हैं, डिस्पोजल अकाउंट टू डिटरमिन द गेन और लॉस। तो जैसे ही आप डिस्पोजल अकाउंट बनाने के लिए जाओगे, तो आप देखो, आप डिस्पोजल अकाउंट को क्रेडिट करोगे, एम आई राइट? नहीं, एसेट अकाउंट क्रेडिट होगा, डिस्पोजल अकाउंट डेबिट होगा। ये सिर्फ आपको जगाने के लिए था। ओल्ड एसिड है, ओल्ड मशीनरी है, उसकी कॉस्ट है, डिस्पोज करने जा रहे हो तो भाई एसिड अकाउंट क्रेडिट होगा ना, डिस्पोजल अकाउंट तो डेबिट होगा ना। डिस्पोजल अकाउंट की डेबिट साइड पर 100,000 और उसकी क्रेडिट साइड पर 30,000 आप लोगों ने जाके रिकॉर्ड कर देना है। ये चीज, बात क्लियर? अच्छा, फिर देखो यहां पर क्या कहता है, कैश रिसीव, भाई रिसीव किया तो बैंक डेबिट और डिस्पोजल क्रेडिट, डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। फिर साथ में देखो, इसके साथ न्यू एसिड रिसीव किया, एसिड रिसीव किया तो एसिड डेबिट और डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट, ये डिस्पोजल अकाउंट आ गया। न्यू एसिड, न्यू इक्विपमेंट, ओल्ड इक्विपमेंट की कॉस्ट डिस्पोजल अकाउंट में डेबिट साइड पर और न्यू इक्विपमेंट की कॉस्ट डिस्पोजल अकाउंट में क्रेडिट। क्यों? क्योंकि अब ये न्यू इक्विपमेंट पीपी को डेबिट करेगा, तो डिस्पोजल अकाउंट को। अब ये जो ओल्ड इक्विपमेंट था ये पीपी को क्रेडिट कर रहा था, तो डिस्पोजल को डेबिट करेगा। बात समझ आ रही है सब बच्चों को? नेक्स्ट क्या कहता है, कहता है कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। भाई कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल है, मैंने पे की, तो कैश मैंने पे किया, क्रेडिट हो गया, किसके अगेंस्ट? तो डिस्पोजल को जाकर, अब जाकर ये बैलेंसिंग वैल्यू कैलकुलेट करूं, तो वो डिस्पोजल अकाउंट की डेबिट साइड पर 5,000 आ गया, तो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट तो क्रेडिट हो रहा है ना। तो अगर बैलेंसिंग वैल्यू डिस्पोजल अकाउंट की डेबिट साइड पर हो तो गेन ऑन डिस्पोजल। बात समझ आ गई सर? अब उसने बना दी है कंबाइंड एंट्री, जो मैंने आपको पहले समझा दी। मैंने जो आपको एंट्री बताई है ना, वो बताई है डिस्पोजल की, और डिस्पोजल थ्रू एक्सचेंज हो तो मैंने सिर्फ एक बात बताई कि एसिड अकाउंट को डेबिट कर देना न्यू एसिड की कॉस्ट के साथ। तो यहां पर बिल्कुल सेम ऐसी सिचुएशन है कि न्यू एसिड की कॉस्ट के साथ हम इसको डेबिट भी कर देंगे। अब देखिएगा, ओल्ड एसिड क्रेडिट करेंगे हम लोग 100 से, इसकी एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन 30 से, बैंक पैसा हम लोग रिसीव कर रहे हैं 18,000 इधर आ जाएगा। फिर न्यू एसिड की वैल्यू 60 इधर आ गई, कैश डिस्पोजल कॉस्ट 3,000, पार्ट एक्सचेंज कैश हम लोगों ने पे नहीं किया, इधर ये कुछ भी नहीं आना, मतलब ये वाली चीज भी लिखने की जरूरत नहीं है। अब जब बैलेंसिंग वैल्यू के लिए जाएंगे तो हमें बैलेंसिंग वैल्यू देखें कौन सी साइड पर मिल रही है, तो ये वाली चीज भी नहीं लिखेंगे हम लोग। ओके, ये जर्नल एंट्री हो गई है उसकी, कोई प्रॉब्लम? ये आपको समझ आ गई होगी। एग्जाम्पल नंबर 21, जी जल्दी से जरा एग्जाम्पल नंबर 21 को सॉल्व करें। क्या बात है, बहुत अच्छी एग्जाम्पल। जरा बेटा जल्दी जल्दी से इसकी वर्किंग स्टार्ट कर दें, एग्जाम्पल नंबर 21 को सॉल्व करें। अच्छा, पहली रिक्वायरमेंट इस क्वेश्चन की क्या थी हमारे पास? बेसिकली हम लोगों ने लेजर अकाउंट परटेनिंग टू द मशीन्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017, जो उसने कॉस्ट लिखा है ना, उससे मुराद है बेसिकली मशीन अकाउंट एट कॉस्ट। और वैसे भी जब उसने कह दिया था एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, तो ये वैसे भी कॉस्ट पे ही जा रहा था। बात समझ आ गई सब बच्चों को? अच्छा, साथ में गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल, मतलब डिस्पोजल भी हो रही है, तो जब बाकी हम लोग लेजर बना रहे हैं तो गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल भी थ्रू लेजर जाके कैलकुलेट कर लेंगे। डाटा क्या गिवन है, कहते बैलेंस ऑफ कॉस्ट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन
ऑफ मशीन्स ऑन 1 जनवरी 2000। हम कौन से पीरियड के लिए कर रहे थे? अब देखो क्वेश्चन को गौर से देखना, जब उसने कहा ना फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017, मतलब मैं 16 की कोई बात नहीं करूंगा, मैं 15 की कोई बात नहीं करने वाला, इवन मैं 18 की भी कोई बात नहीं करूंगा। तो मेरा अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट कहां से होगा? 1 जनवरी। और मैंने एसिड अकाउंट बनाना था, तो मैं 1 जनवरी पर एसिड की क्या वैल्यू है, मैं वहां से स्टार्ट करूंगा। 1 जनवरी 2017 पे मेरे कैमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट का क्या बैलेंस है, वो मेरा ब्रॉड डाउन बैलेंस। तो आपको यहां से मिल गए दोनों अकाउंट्स के ब्रॉड डाउन बैलेंसेस। गॉट इट? ये जाकर ये सॉल्यूशन इधर इधर शो कर दो तो कोई इशू तो नहीं है ना, अलग से बनाने की जरूरत तो नहीं। आप लोगों ने जाकर ये दो चीजें एज इट इज लिख ली, ये तो कोई मसला नहीं। अच्छा फिर सुनिएगा, देखिए भाई, इंसान अपने लिए प्रॉब्लम्स खुद क्रिएट करता है। अगर आप लोग अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को लेकर चलेंगे तो किसी किस्म का कोई डाउट नहीं आने वाला, आप इजीली क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं। आपने ना अपने जो सेंसेस हैं ना उनको कंट्रोल में रखना है, मतलब किसी भी क्वेश्चन के लिए ओवर एक्साइटेड ना हो जाएं, किसी भी क्वेश्चन के लिए आप लोग पजल ना हो जाएं, अपने आप को बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में रखें, क्वेश्चंस को पढ़ते जाएं, आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जो जो चीज आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में समझ आ रही है उसको अकाउंट फॉर करते जाएं, जैसे ही आप क्वेश्चन एक मरतबा अच्छे तरीके से रीड कर लेते हैं आपके सामने सारा सोल्यूशन आ जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इवन कि अगर आप लोग स्टार्ट में इसका सोल्यूशन देखें ना तो आपको ऐसे लगेगा जैसे कोई बहुत मुश्किल काम करने जा रहे हैं, पता नहीं ये सोल्यूशन कैसे बन रहा है, पता नहीं इसकी वर्किंग कैसे कर रहा है। नो डाउट बड़ा मुश्किल सा है, लेकिन जैसे ही आप वन बाय वन इस क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ जाएंगे तो आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ेगी। आप खुद देखेंगे कि आफ्टर सर्टेन टाइम जो इस क्वेश्चन को रिक्वायर्ड होगा आप खुद उससे ज्यादा अच्छा सोल्यूशन बना के बैठे हुए होंगे। तो जब भी किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने लगे ना तो कभी भी उसके सॉल्यूशन की तरफ आप लोगों ने नहीं जाना, आपने खुद से अपनी अंडरस्टैंडिंग से उसका सॉल्यूशन बनाना है। उसके बाद चेकिंग के लिए आप जरूर हेल्प कर सकते हैं कि आपने कहां पर क्या मिस्टेक की हुई है। देखिएगा जरा इस क्वेश्चन को कहते हैं अ मशीन एक्वायर्ड ऑन 1 जनवरी 2000। अब देखिए एक्वायर्ड ऑन 2014, मतलब मैं तो पहले से रिकॉर्ड कर चुका हूं उसको, मेरे ओपनिंग बैलेंस का पार्ट है क्योंकि मैं मौजूद हूं 2017 में। क्या कहता है? हैविंग नेट बुक वैल्यू ऑफ रुपीज। बेटा नेट बुक वैल्यू, मुझे कॉस्ट चाहिए थी, मुझे क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन चाहिए थी, लेकिन उसने मुझे क्या बताई? नेट बुक वैल्यू। अब मैंने देखना है सर, ऑन 1 जनवरी 2000 ओपनिंग WDV उसने मुझे बताई है। भाई मैं अपनी एसिड अकाउंट को WDV पे प्रिपेयर नहीं कर रहा, मैं तो उसको कॉस्ट पे कर रहा हूं। तो मैं इस एसिड की जाके रिवर्स कैलकुलेशन करूंगा और इसकी कॉस्ट को डिटरमिन करूंगा। मैं एसिड अकाउंट को क्रेडिट 31,935 से नहीं कर सकता। बात समझ आ गई सब बच्चों को? क्यों? जब एसिड अकाउंट बन ही कॉस्ट पे रहा है तो उसमें से माइनस भी तो कॉस्ट ही होनी चाहिए। क्या ख्याल है? तो ये वाली वैल्यू नहीं चाहने बात। फिर दूसरी बात देखें, क्या कहते हैं? वॉज सोल्ड फॉर रुपीज, ये तो उसकी सेल प्रोसीड्स हैं, ये डिस्पोजल में जाएंगी, लेकिन सेल कब हुआ? 30 अप्रैल 2017। तो कैरिंग अमाउंट ये वाली तो फिर भी यूज नहीं होने वाली, क्योंकि मुझे एट द डेट ऑफ डिस्पोजल कैरिंग अमाउंट चाहिए थी। गेन और लॉस कैलकुलेट करने के लिए एट द डेट ऑफ डिस्पोजल मुझे कैरिंग अमाउंट चाहिए, तो ये तो एट द डेट ऑफ डिस्पोजल भी नहीं है, इसको एट द डेट ऑफ डिस्पोजल भी मैं लेकर जाऊंगा। फिर देखें, कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल इनकर्ड वाज रुपीज, ये नेट सेल प्रोसीड्स को फाइंड करने के लिए है। तो इस क्वेश्चन में अभी कैरिंग अमाउंट मैंने फाइंड करनी है, लेकिन नेट सेल प्रोसीड्स कितनी हो जाएंगी? 34,000 लेस 5,000 इज इक्वल टू 29,000। अब लेजर्स में जाएंगे तो दोनों को अलग अलग से रिकॉर्ड करेंगे। डिस्पोजल अकाउंट की डेबिट साइड पर 5,000, डिस्पोजल अकाउंट की क्रेडिट साइड पर 34,000। बात समझ आ गई सब बच्चों को? नेक्स्ट वन देखें, अभी तक इस क्वेश्चन को, इस एडजस्टमेंट्स को हमने अकाउंट फॉर नहीं किया क्योंकि इसमें कॉस्ट की कैलकुलेशन की जरूरत है।
तो हमने इसको जरा होल्ड कर दिया। ऑन 1 जुलाई 2017, मतलब मिड ऑफ द ईयर, क्या हुआ? अ मशीन हैविंग फेयर वैल्यू ऑफ रुपीज 40,000 on that date was exchanged for a new machine. The balance of the purchase price was paid through a check of rupees 80,000. बैलेंस पे किया 80,000 का, फेयर वैल्यू 40,000 जो मशीन हम लोग दे रहे हैं उसकी। द लिस्ट प्राइस ऑफ द न्यू मशीन वाज रुपीज 130,000. द ओल्ड मशीन हैड बीन एक्वायर्ड एट अ कॉस्ट ऑफ रुपीज ऑन 1 अक्टूबर 2000. जब ओल्ड मशीन जा रही है तो हमारा एसेट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा उसकी कॉस्ट से, इसके अगेंस्ट न्यू मशीन आ रही है, तो न्यू मशीन की कॉस्ट क्या होगी? अब उसने क्या कहा कि भाई हमारी एक मशीन है जिसकी फेयर वैल्यू 40,000 है, अ मशीन हैविंग फेयर वैल्यू ऑफ 40,000, और जो मशीन हम एक्वायर कर रहे हैं उसकी फेयर वैल्यू या लिस्ट प्राइस कितनी है? क्या मैं न्यू एसिड को 130 पे रिकॉर्ड करूं? तो आंसर है नो। अब इसके लिए एक्सचेंज ऑफ एसिड, वहां पे रूल पढ़े थे हम लोगों ने। देखो यहां पे कोई बात नहीं की गई कि फेयर वैल्यू मोर क्लियरली एविडेंट रिलायबल, ऐसी कोई बात है नहीं। वैसे भी जब न्यू एसिड के लिए अब उसने बात लिस्ट प्राइस की बता दी, साथ में हम लोग पैसे कितने पे कर रहे हैं, जो अपना एसिड दे रहे हैं उसकी फेयर वैल्यू कितनी, तो न्यू एसिड की वैल्यू कितनी होगी? तो एसिड अकाउंट में डेबिट करेंगे 120,000। क्या ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पहले से पढ़ा हुआ नहीं था? और जो एसिड दे रहे हैं अब उसका डिस्पोजल रिकॉर्ड होना है 65,000, तो हमने उसका डिस्पोजल भी रिकॉर्ड कर दिया। बात क्लियर हो गई सब बच्चों को? नेक्स्ट क्या कहते हैं? मशीन्स आर डेप्रिशिएटेड एट द रेट ऑफ 15% पर एनम यूजिंग। तो इस पॉइंट की मदद से बेसिकली नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि हम लोगों ने नेट बुक वैल्यू से कॉस्ट ऑफ एसिड को डिटरमिन कैसे करना है, रिवर्स कैलकुलेशन हम लोगों ने कैसे करनी है, तब जाकर हमारा ये एग्जाम्पल नंबर 21 कंप्लीट होगी। अभी के लिए अगर आप लोग देखें तो सिर्फ क्वेश्चन पढ़ते ही जिन जिन बातों की मुझे समझ आई मैंने सिर्फ उनको अकाउंट फॉर कर दिया, उसके अलावा मैंने इस क्वेश्चन को स्किप कर दिया। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इन डिटेल हम इसकी डिस्कशन करेंगे, और कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल्स में से आप लोगों ने जितना हम लोगों ने ये पढ़ लिया है ना, आपने इनको अच्छे तरीके से गो थ्रू करके लाना है। ऑलराइट, अब ना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।